हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी। ये बेसिकली काइनेमेटिक में जो हम ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन में, उसका एक अंतिम पड़ाव है। और ये दोनों की जो स्टडी है हम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस के लिए करेंगे। तो ये दोनों की जो स्टडी है वो स्टडी बेसिकली हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस को लेकर करेंगे। तो मान लीजिए कि ये एक बंदा है और ये बंदा दौड़ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसलिए हम इसको वन डायमेंशनल मान रहे हैं। और ये कुछ इस तरीके से दौड़ रहा है। यहाँ पे हमने रेफरेंस फ्रेम सेट किया हुआ है, इधर की ओर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जो पूरा मोशन है एक्स एक्सिस में हो रहा है। तो ये इनिशियल टाइम को मैं ले रहा हूँ t इज इक्वल टू 0 और उस समय जो पोजीशन लिया गया है x नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मोशन ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है इस रेफरेंस फ्रेम का, इसलिए x नॉट इज इक्वल टू 0 है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ux, उसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ux इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और इसमें ax जो है, जो कि कांस्टेंट है, इसकी जो एक्सेलरेशन है ax वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ax इज इक्वल टू यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो एक्सेलरेशन है ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये एक स्पेशल चीज़ है जो हम यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं कि ये जो मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। तो इसके लिए हम इक्वेशन जो हमको पता है, जो 3 बेसिक इक्वेशंस हैं मोशन के, वो हम उसको लिख सकते हैं। और तो उनमें से जो एक इक्वेशन है जो वेलोसिटी को के साथ लिंक करती है, दैट इज़ Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। आप देख रहे होंगे कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो वेलोसिटी, किसी टाइम की वेलोसिटी Vx उसके एक्सेलरेशन के साथ लिंक होती है। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू रख दें तो Vx इज इक्वल टू 2 प्लस 2t, ये इस तरीके से हमें एक रिलेशनशिप मिल के आती है। लेकिन हमें ग्राफ किसके लिए खींचना है? एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी के लिए हमें ये ग्राफ खींचना है। तो मान लीजिए कि t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो Vx हमारा कितना निकल के आएगा? 2। व्हाट अबाउट ax? ax अभी भी 2 रहेगा। t इज इक्वल टू 1 पे अगर मैं Vx देखूँ तो Vx यहाँ पे 2 रखने के बाद 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 और ax इज इक्वल टू अभी भी 2। अगर t इज इक्वल टू मैं 2 रखूँ तो Vx इज इक्वल टू, आप देख रहे होंगे अगर मैं यहाँ पे 2 ये 1 रखेंगे तो ये 4 होगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, t इज इक्वल टू अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, तो ये 6 आया। तो ax इज इक्वल टू 2। उसी प्रकार t इज इक्वल टू अगर मैं 3 रखूँ तो Vx इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, तो 8 ax इज इक्वल टू 2। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट खास बात यह है कि पूरे मोशन जो समय के साथ ax में किसी प्रकार का इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। ये जो ax है वो थ्रू आउट कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीनिंग ही ये होता है कि समय के साथ इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हो रहा है। व्हाट अबाउट Vx? इसकी जो वेलोसिटी है, चूंकि एक्सेलरेशन है तो और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इस कारण से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में वृद्धि होती जाएगी समय के साथ। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो समय के साथ बढ़ रही है। तो इस तरीके से मैं इन दोनों का बेसिकली, ये दोनों मेरे एक्सिस के अकॉर्डिंगली मुझे अगर कुछ बनाना चाहें तो हम यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ खींच सकते हैं। ये सपोज ax मतलब हम यहाँ पे इस तरीके से इसकी जो वैल्यूज़ है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं, और इधर की ओर Vx रखेंगे जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो अगर सपोज मैं यहाँ 1 2 मार्क करता हूँ तो ये 1 मीटर स्क्वायर को बताएगा, ये 2 मीटर स्क्वायर को बताएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम मार्क कर सकते हैं, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये
इसका जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो Vx का जो है ये 2 मीटर पर सेकंड को बता रहा है, 4 मीटर पर सेकंड को बता रहा है, 6 मीटर पर सेकंड को बता रहा है। और आपको याद होगा कि जो हमारा मोशन है, मोशन t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है। अब मोशन जब t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, समय जब t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, तो उस समय Vx कितना था? Vx की वैल्यू 2। तो ये जो Vx की वैल्यू है 2 और उस समय Ax की वैल्यू कितना था? 2। तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। जब t इज इक्वल टू 1 की बात करें तो उस समय Vx की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 4, लेकिन Ax की वैल्यू है 2 एंड उसी तरीके से फर्दर यहाँ पे 6। तो इस तरीके से आपको नजर आएगा कि ये जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से बनेगा। इनकी जो ग्राफ है वो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। आप देख रहे होंगे कि Ax के वैल्यू में समय के साथ किसी प्रकार की चेंजेस नहीं आ रही है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो ऑलवेज है, यहाँ पे Ax कांस्टेंट है। लेकिन व्हाट अबाउट Vx? Vx आपका समय के साथ चेंज होती जा रही है। Vx समय के साथ चेंज होती जा रही है और आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे Vx इज इक्वल टू 2 है, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, तो ये 2 से स्टार्ट होगा, इसलिए ग्राफ यहाँ से रहेगा। इस पोर्शन में ये कंटिन्यू नहीं होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरीके से हमने ये बोल सकते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ को प्लॉट किया है। उसी तरीके से इसी एग्जाम्पल के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी को प्लॉट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे प्लॉट करेंगे। हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन होता है Vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax x माइनस एक्स नॉट। आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये तो 0 हो गया। इसकी वैल्यू है 2, तो इसलिए ये 4 हो जाएगा। और ax की वैल्यू भी है 2, तो इसलिए 4 हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं कि Vx स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4x, क्योंकि x नॉट की वैल्यू 0। अब ये जो रिलेशनशिप हमारे पास आया है ये बेसिकली दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, एक x दूसरा Vx। अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 Vx स्क्वायर। थोड़ा इसको और एनालिसिस करें तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में आ रहा है, x माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 Vx माइनस 0 स्क्वायर। मैं इस फॉर्मेट में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करना चाहता हूँ। मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन इस टाइप से है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर। ये उस पैराबोला को शो कर रहा है जिसका वर्टेक्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट हो गया है। ऐसे ग्राफ्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ये कैसा वाला एक जनरल है इस टाइप से, जहां पे ये एक्स नॉट को शो करता है, ये वाई नॉट को शो करता है। अभी डिपेंडिंग ऑन ये प्लस है कि माइनस, उसके अकॉर्डिंगली ये वर्टेक्स शिफ्ट होगा। आप इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में x कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है? y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। Vx कौन से एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है? x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक ग्राफ खींचना चाहूंगा लाइक इस टाइप से। ये इसका जो रहेगा x डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और इधर की ओर रहेगा वेलोसिटी एक्सिस। आपको याद होगा कि इसके जो वर्टेक्स है, इसका जो वर्टेक्स है, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स को मुझे -1 0 मतलब y एक्सिस पे -1 लेना है एंड x एक्सिस पे 0 लेना है। मतलब ये यहाँ पे रहेगा, ये वाला जो रहेगा पॉइंट, इसको हम लिखते हैं 0 -1। आप देख रहे होंगे कि x नॉट के लिए 0 है एंड y नॉट के लिए -1 है, ये वही पॉइंट है। और यहाँ से एक पैराबोला बनेगा लाइक इस टाइप से। ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ, ये ग्राफ बेसिकली इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है? ये तो हो गया मैथ से हमको समझ में आया कि ये ऐसा ग्राफ दिखेगा। बस इस ग्राफ का कौन सा पोर्शन वैलिड है हमारे फिजिक्स के अकॉर्डिंगली, उसको चेक करना है। फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ये है कि Vx इज इक्वल टू 2, ये जो पोर्शन है जब t इज इक्वल टू 0 था,
या x इज इक्वल टू जब 0 ले लें, मतलब x कॉमन डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं उसको 0 लेता हूं तो Vx की वैल्यू मेरे को 2 निकल के आती है। तो ये वो वाला पॉइंट को बताता है, हम ऐसा मान सकते हैं कि ये 2 0 पॉइंट को बताता है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो Vx इज इक्वल टू 2 है। और यहीं से ये ग्राफ बनना चालू होता है। ये ग्राफ का जो वैलिड है, मतलब जो पार्टिकल है इधर की ओर मोशन करना चालू करता है ऐसा। इसका मतलब मुझे ये पूरे ग्राफ का ये वाला पोर्शन को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मोशन यहीं से स्टार्ट हुई थी जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब पार्टिकल ने ओरिजिन पे था, डिस्प्लेस किया ही नहीं था, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2। ये वो वाले पॉइंट्स को बताता है। ये जो आपने देख रहे हैं, ये Vx एक्सिस पे अगर हम देखें तो यहाँ x कंपोनेंट 0 है, तो ये उस पॉइंट को सिग्निफाई करता है, ओरिजिन को, जहाँ पे जो पार्टिकल, मतलब जो यहाँ पे जो लड़का है जो दौड़ रहा है, वो बेसिकली कहाँ पे? ओरिजिन पे है। उसको, इसका ये सिग्निफिकेंस है, फिजिकल मीनिंग यहीं से है। तो हमारा ग्राफ इसके आगे बढ़ेगा, इसके पीछे की पूरी ग्राफ हमको ज़रूरत नहीं है। ये पास्ट हिस्ट्री हो सकती है लेकिन हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान देने वाली है, केवल ये पोर्शन वैलिड है ग्राफ का, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन। तो हम इसी पोर्शन को क्लियर करेंगे। तो हमने अभी कौन सा प्लॉटिंग किया? हमने प्लॉटिंग किया अभी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने दो ग्राफ प्लॉट कर लिए हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है, जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे वैलिडिटी ऑफ ग्राफ। जब आपको एक ग्राफ दिया जाए तो वैलिड ग्राफ है या नहीं है, उसका आपको एनालिसिस करना हो तो कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम वैलिडिटी ऑफ ग्राफ्स देखेंगे। जब भी हम ग्राफ्स की बात करते हैं काइनेमेटिक में, वो भी वन डायमेंशनल मोशन के लिए, तो हमारे पास मुख्यतः जो ग्राफ है वो है एक्स वर्सेस टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वी एक्स वर्सेस टाइम, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और उसके बाद थर्ड ग्राफ है ए एक्स वर्सेस टाइम, मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये हमारे पास मुख्यतः ग्राफ होते हैं। थोड़ी सी इसकी और चर्चा करें। इसका जो स्लोप होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप, उसको हम लिखा करते हैं dx/dt, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को शो करता है। अगर इसका स्लोप देखें तो इसको हम लिखते हैं dvx/dt, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और जिसको हम ax कहते हैं, मतलब एक्सेलरेशन को शो करता है। तो वेलोसिटी भी मिल गया, हमें एक्सेलरेशन भी मिल गया। इसकी अगर स्लोप की बात करें हम, ये आपके लिए एक नई जानकारी होगी। अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का स्लोप चेक करते हैं तो ये जो स्लोप होता है dx/dt, अगर इसका विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट देखें तो ये थर्ड डेरिवेटिव होता है टाइम का, इसको थर्ड डेरिवेटिव बोलेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को वेलोसिटी बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर के फर्स्ट डेरिवेटिव को हम वेलोसिटी बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को एक्सेलरेशन बोलते हैं, थर्ड डेरिवेटिव को जर्क बोलते हैं। तो इसको मैं जे से डिनोट कर रहा हूं, और चूंकि ये वन डायमेंशनल है इसलिए एक्स कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जर्क आता है। जर्क जब भी एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, जर्क आता है। उस क्वांटिटी को, उस पैरामीटर को हम जर्क कहते हैं। उसी तरीके से फिजिक्स में पोजीशन वेक्टर के फोर्थ डेरिवेटिव का भी कुछ नाम है, फिफ्थ डेरिवेटिव का भी नाम है, सिक्स डेरिवेटिव का भी नाम है। तो मैं थोड़ा सा आपके जीके के लिए, बस ओनली जनरल नॉलेज के लिए ये बताना चाहता हूँ कि d² x अगर वन डायमेंशनल में है, तो जैसे हम इसके फोर्थ डेरिवेटिव की चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो फोर्थ डेरिवेटिव है उसको हम जाउन्स बोलते हैं इस तरीके से। और उसके अगर फिफ्थ डेरिवेटिव की बात करें तो इसको क्रैकल कहा जाता है। अगर इसकी सिक्स डेरिवेटिव की बात करें तो इसको पॉप कहा जाता है। तो जाउन्स का नाम स्नैप भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। तो ये याद रखिएगा कि जर्क क्या चीज़ है। जर्क वो चीज़ है कि जब एक्सेलरेशन अचानक से चेंज होता है या कंटिन्यूस चेंज होता है तो उसमें एक जर्क आता है।
ये हम फिजिकली कई बार हमारे साथ ऐसी घटना घटती है कि हमें एक जर्क का अनुभव होता है कि जब अचानक से एक्सेलरेशन में कुछ चेंजेस आती है तो एक पार्टिकल्स के द्वारा हमें जर्क लगता है या हमने जर्क फील किया है। तो ये हमने इन जनरल ज़रूर फील करते हैं जर्क तक। तो अभी हमने 3 चीज़ें देख ली, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क। एक चीज़ हमें क्लियर है कि किसी का वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता और जर्क इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है फ्रेंड्स? स्लोप 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो अगर हम लोग यहां पे पहला चीज देखें, स्लोप ऑफ ग्राफ्स, मैं जब भी ग्राफ्स कह रहा हूं तो मैं इन तीनों ग्राफ को रेफर कर रहा हूं। स्लोप ऑफ ग्राफ्स कैन नॉट बी, हम अगर देखें तो इनफाइनाइट, मतलब थीटा 90 डिग्री नहीं हो सकती। मतलब ये मान लीजिए आपके पास x वर्सेस t ग्राफ है, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से तो हो सकता है, लेकिन इसके बाद ऐसा अचानक से 90 डिग्री नहीं बनाएगा। ये वैलिड ग्राफ नहीं है। यहां तक वैलिड ग्राफ है बट इसके बाद वैलिड ग्राफ नहीं है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये Vx वर्सेस t ग्राफ की बात चल रही है, तो इसमें इस टाइप से स्ट्रेट लाइन तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद अचानक से लाइक ऐसा एक पार्ट अगर हमें मिला, स्लोप जहाँ पे 90 डिग्री हो। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है, मतलब स्लोप इनफाइनाइट है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ऐसे ग्राफ, ये पोर्शन ग्राफ का वैलिड ग्राफ नहीं है, तो हम इसको वैलिड ग्राफ नहीं मानेंगे। ये हमारा वैलिड ग्राफ है। सिमिलरली AX के लिए, ये मान लीजिए AX है, इधर T है, और इसके लिए इस टाइप से होके अचानक से ऐसा उठ गया, तो ये वैलिड ग्राफ है। बट ये पोर्शन वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है। तो इनके स्लोप्स जो हैं तीनों में इनफाइनाइट हैं। तो आप यहाँ से ये ड्रॉ कर सकते हैं कि स्लोप इनफाइनाइट मतलब वेलोसिटी इनफाइनाइट, यहाँ पे स्लोप इनफाइनाइट मतलब AX इनफाइनाइट, यहाँ पे स्लोप इनफाइनाइट मतलब JX इनफाइनाइट। तो ये तीनों ही चीज़ें इनफाइनाइट नहीं हो सकती। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, इनफाइनाइट वेलोसिटी नहीं हो सकता, इनफाइनाइट जर्क नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा वैलिड कर्व है और कौन सा वैलिड कर्व नहीं है। सिमिलरली हम इसमें दूसरा वैलिडिटी देखेंगे, एनी पैरामीटर ऑफ पार्टिकल्स at any single time cannot have two values। मतलब पार्टिकल के एक ही समय पे, एक ही सिंगल समय पे दो वैल्यू नहीं हो सकते किसी भी पैरामीटर का। फॉर एग्जाम्पल हमने ये x वर्सेस t ग्राफ खींचा है, तो मान लीजिए इस टाइप से ग्राफ आया। तो अगर यहाँ पे मैं एक सिंगल टाइम लूँ t इज इक्वल टू टी नॉट, तो इसके दो वैल्यू निकल के आ रहे हैं। एक ये वैल्यू जिसको मैं x1 नाम दे सकता हूँ, एक ये वैल्यू जिसको मैं x2 नाम दे सकता हूँ। तो ये वैलिड कर्व नहीं है, ये वैलिड कर्व नहीं है। सिमिलरली अगर मैं Vx वर्सेस t ग्राफ की चर्चा करूं और यहां पे इस टाइप से एक कर्व खींचूं, तो यहां पे अगर मैं एक सिंगल टाइम लेता हूं t इक्वल टू टी नॉट, तो यहां पे भी दो वैल्यू असाइन किया जा सकता है, Vx1 Vx2। और पार्टिकल का एक ही समय पे दो वैल्यू नहीं हो सकती पैरामीटर की, मतलब दो वेलोसिटी नहीं हो सकता, दो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। सिमिलरली AX वर्सेस t ग्राफ में
सपोज मान लीजिए ये ऐसा है और इस टाइप से आ रही है, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए पार्टिकल ऐसा, उसका एक्सेलरेशन था, फिर बाद में ऐसा एक्सेलरेशन हो गया। तो यहाँ पे भी अगर मैं एक सिंगल टाइम लूँ t इज इक्वल टू टी नॉट, तो इसकी दो वैल्यू आ रही हैं एक्सेलरेशन की, एक ये वाली एक्सेलरेशन ax1 और एक दूसरी वाली एक्सेलरेशन ax2। तो ये भी पॉसिबल केस नहीं है, इस टाइप से ग्राफ वैलिड ग्राफ नहीं है। तो हमने ग्राफ्स की वैलिडिटी देख ली है कि या तो उनके जो पैरामीटर्स हैं उनका एक ही समय पे दो वैल्यू हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा ग्राफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है जहाँ पे इनफाइनाइट कहीं पे स्लोप मिल रहा हो, कोई भी पॉइंट पे अगर हमको इनफाइनाइट स्लोप मिला तो वो पॉसिबल ग्राफ नहीं होगा। हम इसका थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस में क्या होता है कि जब टाइम रिवर्स फ्लो होने लगती है, टाइम जो है हमेशा फॉरवर्ड फ्लो होती है, कभी भी पास्ट की ओर नहीं जा सकती टाइम। तो कर्व का ऐसा पोर्शन जो पास्ट की ओर इंगित कर रहा है वो वैलिड ग्राफ नहीं होगा। तो चलिए उसकी थोड़ी डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम तीसरे केस की चर्चा करेंगे जहां टाइम रिवर्स फ्लो होता है। तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ टाइम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। रिवर्स्ड फ्लो नहीं हो सकता टाइम का किसी भी ग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल, ये ax वर्सेस t ग्राफ है। मान लीजिए पार्टिकल का कुछ हमारे पास ग्राफ ऐसा बन के आ रहा था और अचानक से पार्टिकल इस डायरेक्शन में उसका हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट दिखाया। तो आप देख रहे होंगे पार्ट यहाँ तक तो रिवर्स फ्लो है, यहाँ तक तो प्रॉपर ग्राफ है, ये ग्राफ वैलिड ग्राफ है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में उसका ट्रेजेक्टरी होने के कारण x वर्सेस t में आप देख रहे होंगे कि टाइम जो है रिवर्स की ओर फ्लो हो रहा है, इधर की ओर फ्लो होने लग गया है। क्योंकि पार्टिकल का पोजीशन ये है तब टाइम हम ये शो कर रहे हैं, पार्टिकल का पोजीशन ये है तब टाइम ये शो कर रहे हैं, पार्टिकल का पोजीशन ये है तो ये टाइम शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ तक तो फॉरवर्ड था, आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक फॉरवर्ड है, इसके यहाँ पे अगर पार्टिकल का पोजीशन है तो इधर टाइम, फिर उसके बाद इधर टाइम, फॉरवर्ड की ओर है यहाँ तक। लेकिन उसके बाद क्या, रिवर्स फ्लो होने लगा है, मतलब पास्ट की ओर जा रहा है। तो इस टाइप से ग्राफ वैलिड ग्राफ नहीं है। सिमिलरली फॉर अदर्स भी हम लोग को समझ में आ जाएगी। ये अगर हम Vx वर्सेस t ग्राफ देखें, मान लीजिए इस टाइप से, तो ये भी एक वैलिड ग्राफ नहीं है। आप पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी तो ठीक है क्योंकि टाइम यहाँ पे फॉरवर्ड है, आप हर पॉइंट को देखेंगे तो फॉरवर्ड की ओर जा रहा है टाइम। लेकिन उसके बाद क्या, जब पार्टिकल का वेलोसिटी ये था तब टाइम ये था, जब पार्टिकल का वेलोसिटी ये है तब टाइम ये है। तब इसका मतलब क्या है, टाइम इधर की ओर रिवर्स फ्लो कर रही है। टाइम जब रिवर्स फ्लो कर रही है तो इस टाइप से ग्राफ भी वैलिड ग्राफ नहीं है। What about ax? ax वर्सेस t। मान लीजिए पार्टिकल ऐसा कांस्टेंट चल रहा था और अचानक से इसने ऐसा मुड़ना चालू हो गया या ऐसा मुड़ना चालू हो गया। तो इन बोथ केसेस ये क्या होगा कि यहाँ पे टाइम तो फॉरवर्ड फ्लो हो रहा था, लेकिन इसके लिए क्या होगा, टाइम इस टाइप से होगा या इसके बाद इधर की ओर फ्लो होने लग गया, उसके बाद ये तो इधर की ओर फ्लो होने लग गया। इसका मतलब ये इस टाइप से ग्राफ भी पॉसिबल ग्राफ नहीं है। बेसिकली पॉइंट नंबर 2 एंड 3 लगभग सिमिलर हैं, वो दोनों चीज़ें दोनों से चेक की जा सकती हैं, तो दोनों में खास अंतर नहीं है। तो हमें ये बेसिकली ध्यान रखना है कि ये वैलिड ग्राफ है भी कि नहीं है। हम एक एग्जांपल और लेंगे फ्रेंड्स, और उसमें कुछ चीज़ें मैं समराइज़ करना चाहूँगा जितना भी आज तक हमने पढ़ा है, और वो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगा। तो आइए उसका डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो और उसमें वैल्यूज़ भी हमें क्लियर हो। इस बार हम इसको क्वांटिटेटिवली देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ग्राफ की जब वैल्यू दी होती है तो हमें कैसे उसको एनालिसिस करना होता है। तो मान लीजिए ये जो ग्राफ है, यहाँ पे इसका 10 वैल्यू है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड को शो कर रहा है, ये मीटर पर सेकेंड हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे टाइम एक्सिस पे 2, 4, 6, 8 और 10 है। ये हमारा टाइम एक्सिस है। अभी हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो ग्राफ हमें दिया गया है, 0 से लेकर 2 समय के लिए एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है वेलोसिटी का, और उसके बाद
2 से लेकर 4 तक के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिया गया है एंड 4 से लेकर 6 तक के लिए एक इंक्लाइंड लाइन दिया गया है इस फैशन में एंड 6 से लेकर 8 तक के लिए हमें इस तरीके से पैरामीटर दी गई है कि ये 20 है, ये मान लीजिए -10 और ये -20। एक स्ट्रेट लाइन दी है जो कि 8 को क्रॉस करते हुए यहाँ मीट करती है। तो ये इस तरीके से हमें अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी दी गई है एक पार्टिकल की। तो मान लीजिए इसका नाम हम नॉमेनक्लेचर दे देते हैं, इसको हम ए नाम से दे रहे हैं, इसको बी नाम से, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। हमें ये चीज़ क्लियर है कि जब t = 8 सेकेंड है, t = 8 सेकेंड है, ये t सेकेंड में है, तो t = 8 सेकेंड है तो Vx एट t = 8 सेकेंड कितना है 0, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं होगा इस ग्राफ में। इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। ये हमें एक चीज़ क्लियर है। हमने कुछ चीज़ें और भी देखी थी, अभी हम उसी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। एरिया अंडर कर्व, और उस एरिया अंडर कर्व में हमको इनिशियल कंडीशन भी पता होनी चाहिए। तो मैं x t = 0 पे 0 पहले एज्यूम कर रहा हूँ कि जो पार्टिकल की जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ये इनिशियल कंडीशन हमें दी गई है, इनिशियल कंडीशंस हमें दी गई है कि x t = 0 पे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो 0 पे है, मतलब ओरिजिन पे है, और मुझे इससे कुछ वैल्यू निकालनी है। तो आपको याद होगा मैथमेटिक्स हमने उस दिन किए थे कि एरिया अंडर कर्व, अगर मैं इसको a नाम देता हूँ तो x, ये जो एरिया, इस एरिया की जो वैल्यू रहेगी, मैं ये एरिया लिखना चाह रहा हूँ, एरिया इज इक्वल टू x t = 2 माइनस x t = 0 इज इक्वल टू ये एरिया, और इस एरिया की वैल्यू कितना है, हाफ इंटू बेस है इसका 2 इंटू परपेंडिकुलर है 10, तो ये एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये इससे कैंसल आउट हो गया, मतलब मुझे मिला x t = 2 सेकेंड, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है, हमें दी गई है, इनिशियल कंडीशन दी गई है 10 मीटर। तो ये हमारे पास एक वैल्यू निकल के आया कि x t = 2 10 मीटर है। ये हमने पहला ट्रायंगल यूज करके निकाला। अगर हम 0 से लेकर, ये 0 पॉइंट है हमारा, t = 0 से लेकर t = 4 की केस की चर्चा करें, तो हम उस एरिया को, हम सेकेंड वाला एरिया, इस एरिया का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है t = 4 से t = 0, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। और ये एरिया हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसका एरिया तो हमें पता चल गया ये 10 है, ये जो एरिया है ये हमको पता चल गया है कि ये 10 है, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ये 10 है। अब ये एरिया कितना है, 2 × 10 मतलब 20, तो हमें पता चल गया 10 + 2 × 10 मतलब 20 मतलब 30 मीटर। इसकी वैल्यू तो 0 है, मतलब मुझे क्या पता चला, x t = 4 इज इक्वल टू 30। x t = 4 मतलब पॉइंट C, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये x C की वैल्यू को बता रहा है, ये x B की वैल्यू को बता रहा है, और ये जो है वो x A की वैल्यू को बता रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक का एरिया को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। व्हाट अबाउट 0 से 6, अगर हम थर्ड केस की एनालिसिस करें तो a = x t = 6 माइनस x0 इज इक्वल टू, आपको याद होगा कि ये एरिया 10 है, ये एरिया 20 है, ये एरिया 20 है। इस एरिया की कैलकुलेशन करें तो ये एरिया कैलकुलेशन करने के लिए कितना पड़ेगा, ये 2 इंटू ये हाइट प्लस ये हाइट का एवरेज, ये हाइट है हमारा 10, ये हाइट है 20, तो 10 + 20 का एवरेज मतलब हो जाएगा 15, तो 15 इंटू हमको करना पड़ेगा 2, तो कितना हो जाएगा 30। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 10 + 20 + 10 + 20 का हाफ इंटू 2, तो ये हो गया हमारा 30 प्लस ये 30, तो टोटल आ गया 60। ये 60 किसकी वैल्यू आई है, x t
t इक्वल टू 6 की वैल्यू, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स डी। तो एक्स डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 60, मतलब मैंने यहां तक का एरिया कैलकुलेट कर लिया है और इसका एरिया मेरे पास निकल के आया है 30। अभी मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है, ये एरिया, सो दैट कि मैं x 8 मतलब t इक्वल टू 8 माइनस एक्स नॉट कर सकूं। तो मैं चौथे केस का डिस्कशन करना चाह रहा हूं। एरिया इज इक्वल टू एक्स टी इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यहां से लेकर पूरा यहां तक का एरिया। तो ये एरिया तो मुझे पता है 10 प्लस 20 प्लस 30, ये एरिया निकालना है। ये एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस, बेस है इसका 2, 6 माइनस 8 माइनस 6 2, और ये है 20। तो मेरे को ये लिख सकता हूं 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस ये एरिया हाफ, बेस है 2 इंटू 10, तो ये दोनों सॉरी 20, हाइट है 20, तो ये कैंसल आउट हो गए और इस तरीके से मुझे मिलता है टोटल 80। और ये 80 किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है एक्स टी इज इक्वल टू 8, जिसको हम बोलते हैं एक्स ई, इसकी वैल्यू है एक्स ई की वैल्यू। तो इसका एरिया हमने कैलकुलेट किया 20। सिमिलरली ये भी 20 होगा, क्योंकि इसका जो हाइट है वो माइनस 10 है, 20 है। आप देख रहे होंगे इसका जो हाइट है वो माइनस 20 है। तो इसका जो एरिया कैलकुलेट होके आएगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो 20 होगी, लेकिन अभी यहां समझने वाली बात है, हम 5वां पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। एरिया हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एक्स टी इज इक्वल टू 8 से एक्स नॉट, और इसमें जो एरिया हमें मिला, पहले 10 मिला, फिर 20 मिला, फिर 30 मिला, फिर 20 मिला, लेकिन यहां तक का एरिया कैसा है? 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20, लेकिन ये एरिया कितना होगा? माइनस 20, क्योंकि ये नीचे की ओर है, तो ये हो गया माइनस 20। तो इस तरीके से हमें मिला अगेन 60, और ये 60 किसको बताएगा? एक्स टी इज इक्वल टू 8 को, मतलब एक्स इज इक्वल टू एफ को बताएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे पास सभी की वैल्यूज़ पता चल गई हैं, सभी पॉइंट्स की वैल्यूज़ पता चल गई हैं कि उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है। हम इसको खींच भी सकते हैं, हम इसको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में डिनोट भी कर सकते हैं। आइए डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है और ये हमारा टाइम एक्सिस है। यहाँ पे हमने फिर से 2, 4, 6, 8 और 10 डिनोट किया। ये टाइम एक्सिस पे है, t सेकेंड्स पे है, और ये डिस्प्लेसमेंट मीटर पे है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 80। इसको थोड़ा और आगे खींच लें। तो ये इस तरीके से होगा। हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड था तब x भी 10 पे था। 10 मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट। लेकिन यहां पे ग्राफ कैसा था हमारा? यहां पे ग्राफ है इंक्रीजिंग ग्राफ, और अगर इंक्रीजिंग ग्राफ का ये अगर जिसका स्लोप पॉजिटिव हो, लाइन ये एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव है। और अगर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है? पैराबोला बनता है, और वो भी कैसा? कॉनकेव अप पैराबोला। तो ये जो लाइन यहां पे खिंचाएगा, हमने पॉइंट्स तो ले लिए, लेकिन ये कॉनकेव अप पैराबोला को शो करेगा, और यहां पे स्लोप 0 होगा। यहां पे स्लोप 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 से चालू हुई है, तो यहां पे जो स्लोप है वो 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये कॉनकेव अप पैराबोला, इस तरीके से हमें समझ में आया। दूसरा ये है स्ट्रेट लाइन विथ 0 स्लोप। स्ट्रेट लाइन विथ 0 स्लोप को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? और इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। लेकिन t इज इक्वल टू 4 पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 30 की, तो इस तरीके से t इज इक्वल टू 4 पे एक 30 आएगा और एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा लाइक दिस। ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है। आगे आप देखिए
t इज इक्वल टू 4 to 6, ये कैसा है, ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है, तो अगेन ये कॉन्केव अप हो जाएगा। और t इज इक्वल टू 6 पे, t इज इक्वल टू 6 पे जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 60 आई है। t इज इक्वल टू 6 पे जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 60, लाइक दिस। और एक कॉन्केव अप पैराबोला है, मतलब ऐसा, ये कॉन्केव अप पैराबोला। उसके बाद D से लेकर E और E से लेकर F ये नेगेटिव स्लोप वाला लाइन है। और अगर नेगेटिव स्लोप वाला लाइन है और उसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो हमें पता है कि जो हमें पैराबोला मिलता है वो कॉन्केव डाउन पैराबोला मिलता है। तो यहां पे आपको देख रहे होंगे कि t इज इक्वल टू 8 पे जो वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट है डिस्प्लेसमेंट का, और वो है 80। तो t इज इक्वल टू 8 पे हमने सबसे हाईएस्ट वैल्यू दी है और वो है 80। तो इस तरीके से जो ये कॉन्केव डाउन पैराबोला को शो कर रहा है, ऐसा ये कॉन्केव डाउन पैराबोला को शो कर रहा है। और थोड़ा सा हम और आगे की ओर आए, t इज इक्वल टू 10 पे, तो वो भी कॉन्केव डाउन पैराबोला होगा ऐसा। यहां पे आपको स्लोप नजर आ रहा होगा, ये स्लोप 0 है, मतलब Vx एट t इज इक्वल टू 8 0 है, ये डेफिनेटली वैसा है। ये पोर्शन आपको याद आ रहा होगा, ये वाला जो ग्राफ का जो पोर्शन नजर आ रहा है, ये कैसा नजर आ रहा है, ये फ्री फॉल टाइप से है। और क्लियर आपको यहां पे दिख भी हो रहा होगा, ये जो पोर्शन है ग्राफ का वो फ्री फॉल टाइप का ही है। फ्री फॉल में जैसे हमने देखा था कि एक इनिशियल पॉजिटिव वेलोसिटी होती है, फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है, ये पोर्शन ऑफ फ्री फॉल है। यहां पे भी ये जो ग्राफ दिख रहा है वो पोर्शन ऑफ फ्री फॉल है। तो फ्रेंड्स, हम जो जितने भी लास्ट क्लास में कुछ डेफिनेशंस देखे थे कि वेलोसिटी किसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व क्या चीज़ होता है, हमने जो एक बहुत अच्छी रेसिपी तैयार की थी, वो रेसिपी क्या थी कि हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी वाले ग्राफ को, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक्सेलरेशन मिलता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलता है। अगर हम वेलोसिटी वाले ग्राफ को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की हमें इनिशियल कंडीशन पता होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे होंगे कि इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दी गई है, तो उसका हम स्टडी कर चुके हैं। मैं लास्ट क्लास में आपको एक और चीज़ बताया था कि अगर इनिशियल कंडीशन चेंज करें तो ग्राफ कैसा चेंज होगा। आप ध्यान रखिए कि अगर आप इनिशियल कंडीशन यहाँ पे अभी एक्स टी इज इक्वल टू 0 न लेके एक्स टी इज इक्वल टू 0 की जगह पे 10 ले लीजिए, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज किया, x t इज इक्वल टू 0 पे इसकी जो प्रारंभिक पोजीशन थी, पार्टिकल की प्रारंभिक पोजीशन थी, वो 10 मीटर पे था। तो ये जो पूरा ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ 10 यूनिट से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्राफ है वो 10 यूनिट से कैसे शिफ्ट होगा। आप देखिए, ये लाइक यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होने के बाद ये इस तरीके से पैराबोला बनाएगा ऐसा, यहां से फिर ये ऐसा जाएगा और फिर यहां पे 10 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट, मतलब लाइक दिस। और उसके बाद पैरेलल फिर एक 10 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट, मतलब ये यहां पे 70 तक पहुंचा ग्राफ, ये यहां पे 60 है तो यहां पे 70 तक पहुंचा ग्राफ। और यहां से चालू होने के बाद ये ग्राफ इस टाइप से अटेंड करेगा, मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगा ये इसके ऊपर ही रहेगा, यहाँ पे ग्राफ ऐसा आके स्ट्राइक करेगा, लाइक ऐसा। थोड़ा प्रॉपरली नहीं खींचा गया है, लेकिन ये सब 10 यूनिट्स ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इनिशियल कंडीशन का रोल होता है। इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये ग्राफ शिफ्ट हो सकता है ऊपर की ओर, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सिंपल सी बात है। जब ये x इज इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, 10 रहेगा, तो ये 20 हो जाएगा, 20 की जगह पे ये 40 हो जाएगा। आप देख रहे हो ग्राफ में भी दिख रहा है 40 की, और 60 की जगह पे 70 हो जाएगा, ये 80 की जगह पे 90 हो जाएगा। और अगेन जब ये हम देखें तो ये फिर से 70 हो जाएगा। तो वो चीज़ें हमें नजर आनी चाहिए ग्राफ में भी, ठीक है। इस तरीके से हम इनिशियल कंडीशन को भी इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए।
फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ तो अब चूंकि पूरा पढ़ चुके हैं, तो हम 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट करेंगे और 2 डायमेंशनल मोशन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का भी स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें। थैंक यू।